नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आया मौसम यात्रा का। आज हम हल्ला बोल इसी पर करेंगे। राहुल गांधी पहले से भारत जोड़ो यात्रा पर है। राजस्थान में भी बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी आज से समाधान यात्रा निकाली है। कांग्रेस ने भी बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। त्रिपुरा में बीजेपी ने स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सागर से पहाड़ तक नाम से यात्रा शुरू कर दी है। आप मेरे एक और अब देख रहे हैं कि कौन कौन से इस वक्त यात्राएं देश भर में चल रही हैं। दूसरी ओर आपको हम दिखा रहे हैं इतिहास में किन किन नेताओं ने बड़ी यात्राएं की और उन्हें यात्राओं से क्या फायदा हुआ। 2017 में जगन मोहन रेड्डी ने करीब 3600 किलोमीटर की पदयात्रा की और बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प ये कि नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। समाधान यात्रा के बाद शुरू करने वाले हैं उनकी विपक्ष जोड़ो यात्रा। आज हम हल्ला बोल में यही सवाल करेंगे, विपक्ष जोड़ो यात्रा से क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। कहते हैं लोगों के पास जाकर उनकी परेशानियों को देखना और फिर उनका फौरन समाधान करना यात्रा का मकसद है। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले का कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए। ये समाधान नहीं, ये तो व्यवधान यात्रा है। संन्यास लेने जा रहे हैं वो। ये संन्यास उनके जीवन का, राजनीतिक संन्यास का ये यात्रा अंतिम यात्रा है। नीतीश कुमार के दावे कुछ भी हो, लेकिन सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है। यात्रा के बहाने नीतीश बाबू की नजर 2024 पर है। समाधान यात्रा खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, कई देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा तो कर लेंगे। इसके बाद आगे का देखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा न दिखा दे, कोई पत्थर न फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा न लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग न करने लग जाए। नीतीश बाबू बार बार विपक्ष को एकजुट रहने और विपक्षी कुनबे को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर देते हैं। दिलचस्प ये कि बिहार में कांग्रेस नीतीश सरकार के साथ है, लेकिन पार्टी ने अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। कांग्रेस का दावा है कि बिहार में 55 दिनों तक चलने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो हमारे वर्कर्स भागलपुर के हैं, वहाँ से भी लोग जाएंगे। काफी भीड़ रहेगी। खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। हम लोग वहाँ शुरुआत करेंगे और वहाँ पर रैली भी होगी और रैली में आप देखिए अपार भीड़ होगी। इस बात का हम आश्वस्त करना चाहते हैं। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी जारी है और उस पर हो रही सियासत भी जारी है। लाखों लोग जुड़े। अब आज शाम को आएंगे पानीपत और जो आगे जो जैसे जन समर्थन मिल रहा है उसके हिसाब से ये है कि सब वर्ग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक होती है भीड़ और एक होती है भीड़ जुटाना, ठीक है ना। इस यात्रा को मैं ये कह सकती हूँ कि वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, देश जोड़ो यात्रा नहीं है। देश भर की यात्राओं पर सियासत है और सियासत के लिए यात्रा है। त्रिपुरा में बीजेपी भी यात्रा पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ और साउथ त्रिपुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जमकर विपक्ष पर हमला किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकते। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या? कांग्रेस आए चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। सियासी यात्राएं तो हैं, लेकिन इन यात्राओं से किसका कितना फायदा होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्षत्रपों ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल फिर वही कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कितनी कामयाब होगी। आज तक ब्यूरो। तो सियासी यात्राओं से किसे कितना फायदा, क्या विपक्ष होगा एकजुट, क्या मोदी का कर पाएगा विपक्ष मुकाबला 2024 के लिए? आइए अभी से ही बहस की शुरुआत कर देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद, राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, केसी त्यागी महासचिव जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, आलोक जी, भारत जोड़ो यात्रा जिस पर राहुल गांधी निकले हैं, उस पर तमाम सियासी पार्टियां क्या क्या रुख रख रही हैं अपना? विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है, पहले जरा सुना देते हैं। संजय राउत से लेकर अखिलेश यादव और अन्य नेता, सुनिए। पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है, पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तब पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे, तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन्हें। आप हिस्सा नहीं लिए? उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका, उनकी यात्रा शुभ हो। सर, आप क्या मानते हैं, इससे कांग्रेस को फायदा होगा या विपक्ष को यात्रा? ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल का जवाब आएगा जब चुनाव शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा एक यशस्वी यात्रा है, पूरे देश में एक मोहब्बत का संदेश देने वाली यात्रा है। अगर कोई देश जोड़ने की बात करता है तो देश उसके साथ ही जाएगा। तो संजय राउत उत्साहित दिख रहे हैं और देश जाएगा राहुल गांधी के साथ कह रहे हैं, लेकिन तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां किनारा करती हुई भारत जोड़ो यात्रा से साफ दिख रही हैं। इसीलिए आलोक शर्मा जी आपके साथ शुरुआत करी, उसके बाद सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी। आलोक जी, बिहार में सरकार एक, यात्राएं अनेक, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कांग्रेस अलग स्पेशल एडिशन कर रही है भारत जोड़ो यात्रा का, जेडीयू की तरफ से नीतीश बाबू अलग यात्रा कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल, अंजना जी, अलग अलग हैं और दोनों राजनीतिक दल का कोई विलय नहीं हुआ है कि विलय हो गया हो और अपने अपने कार्यक्रमों को बंद कर दें। वो हमारा कार्यक्रम है और जिस तरह से मैं नीतीश साहब की बात सुन रहा था, समाधान यात्रा, तो स्वाभाविक है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जनता के जो भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान करने चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि समाधान यात्राएं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी निकालनी चाहिए जहां जहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक 9 वर्षों में और जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और जो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, वो 3500 किलोमीटर की यात्रा के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारी यात्रा निकल रही है अंजना जी, ये पूरी तरह से सही जा रही है। अब बात आती है कौन सा दल किसके साथ है, कौन सा नहीं है। सर, 2 दर्जन से ज्यादा सर, आप नीतीश बाबू की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस समाधान यात्रा से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अरे सरकार में तो आप भी है ना, तो समाधान के लिए तो फिर आप लोगों को भी जाने चाहिए लोगों के बीच में, मुख्यमंत्री के साथ। नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए 2 चीजें हैं। अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना यात्रा निकालना चाहती है तो उसमें वो स्वतंत्र हैं। हम अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री अगर वो कोई कार्यक्रम सरकार का होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे एमएलए, हमारे मंत्री उसमें जरूर जुड़ेंगे। और अगर जेडीयू का कार्यक्रम होगा तो हम भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समाधान यात्रा से भी लोगों को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इसके बाद हम देखेंगे आगे। बीजेपी के लोग, तमाम लोग आज भी पता नहीं कौन कौन सी समाधान की जगह व्यवधान है और ये है वो है। हमारी यात्रा भारत जोड़ो शुरू हुई तो स्मृति ईरानी साहब ने मैडम ने झूठ बोलना शुरू किया, वहां से विवेकानंद जी के वहां नहीं गए, फिर निक्कर आ गई, फिर कंटेनर आ गया और पता नहीं कौन कौन आ गया। मुझे लगता है कि बीजेपी को मैंडेट मिला है देश को चलाने का। बीजेपी को मैंडेट इस बात का नहीं मिला है कि आज आप भी अभी भी जो है कांग्रेस को ही आप नेगेटिव बोलते रहें और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गरियाते रहें। आप इस चीज का मैंडेट नहीं मिला है। बीजेपी को जिस चीज का देश ने मैंडेट दिया है वो करें। बीजेपी की अगर आज 3 चोरी की सरकारें आप हटा दें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो बीजेपी के पास बचते कितने हैं? पूर्ण बहुमत के मात्र 4 राज्य बचते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए मैंडेट मिला, जो आपने वायदे किए, उस पर ध्यान दीजिए भाई।
सारी की सारी बीजेपी ट्रोल आर्मी की तरह काम करती रहती है। यात्रा के पीछे पड़ जाओ, टी शर्ट के पीछे पड़ जाओ, निक्कर के पीछे पड़ जाओ। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, आपको जो मैंडेट मिला है उस पर ध्यान दीजिए। चाइना कहां कहां घुसा है उसके ऊपर बताइए देश को। और जहां तक बात समाधान की है या पार्टियों के मिलने की है, मैं तो कह रहा हूं, क्या डीएमके हमारे साथ नहीं थी? क्या एनसीपी के लोगों ने समर्थन नहीं किया? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने केरला में समर्थन नहीं किया? क्या शिवसेना के लोग नहीं आए? शिवसेना की सांसद 2 दिन पहले भी यहाँ पर जुड़कर शर्मा जी हिंदी पट्टी की बात कीजिए। मैं वापस आ रहा हूँ, हिंदी पट्टी की भी बात नहीं, वो तो देखिए, वो तो अब आपका नजरिया हो सकता है हिंदी पट्टी पे। मैं हिंदी पट्टी की ही बात क्यों करूं? भारत जोड़ो की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। हिंदी पट्टी की ही बात क्यों करूं मैं? हिंदी पट्टी में अभी तो हिमाचल में हारे। नहीं, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। आज बीजेपी से सवाल होना चाहिए कि शिवसेना, अकाली दल, तमाम जो बड़े बड़े घटक दल थे सब छोड़कर चले गए। 2 दर्जन पार्टियां छोड़कर चली गई। आज यूपीए वर्सेस एनडीए कीजिए आप एक बार। अंजना जी एक शो कीजिए कि यूपीए कहां खड़ा है और एनडीए कहां खड़ा है। वही शो है, बोल लीजिए जी भर के। तमाम जो दल थे, ये यूपीए वर्सेस एनडीए शो ही है। नाम आप थोड़ी दीजिएगा, नाम हमने दे दिया। चलिए, जो हमने नाम दे दिया इसको आप यूपीए वर्सेस एनडीए ही शो कर लीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। सुधांशु जी से एक जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी से जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी, 2 दर्जन से ज्यादा ये स्वाभिमान यात्रा त्रिपुरा में, क्या अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि हमें इस तरह की यात्राएं निकालकर, और कांग्रेस तो कहेगी कि आप लोग सब प्रेरित लग रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, त्रिपुरा में आप भी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जो यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या ये एक अच्छी पहल नहीं है? मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाइए तो अच्छी बात होनी चाहिए। देखिए, अभी आलोक जी ने एक बात जोशो जुनून में क्या बोल दिया। मैं क्यों हिंदी पट्टी की बात करूं, पूरे भारत की बात करूंगा। सही है, जब से राहुल गांधी जी केरल से सांसद हुए, याद करिए उनका बयान, केरल आकर मुझे समझ में आया कि वास्तविक मुद्दे क्या होते हैं। उत्तर भारत में तो सब सतही मुद्दे थे, तो सतही लोग हैं हम लोग। अब सतही लोगों की बात क्यों उनको करनी चाहिए? इनको तो गहराई वाली बात करनी चाहिए। शायद इसलिए उन्होंने यात्रा की भी शुरुआत वहां की, और इन्होंने कहा कि वहां की नहीं, दक्षिण की बात करेंगे। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने परसों इंटरव्यू दिया, तो तमिलनाडु के एक अभिनेता जो नेता रह चुके हैं, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसने तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था, और 3.2% वोट पाए थे। और कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के विधानसभा के पिछले चुनाव में 4.2% वोट पाए। तो कितना सुंदर ज्ञान दे रहे थे दक्षिण भारत में भी बैठ के कि 3.2% वोट पाने वाली पार्टी का नेता सवाल पूछ रहा था 4.2% वोट पाने वाली से, और वह सफलता का मूल मंत्र बता रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है। हां, अब अगर हम यात्राओं की बात करें अंजना जी, तो स्वतंत्रता के बाद यदि यात्राओं ने केवल देश के मुद्दे को लेकर यात्रा की गई, किसी नेता के व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर नहीं, और जिन्होंने वाकई भारत का भवितव्य बदल दिया। एक 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यात्रा लेके गए थे और उन्हें रोक दिया गया था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, और उसके बाद ही एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का विषय समाप्त हुआ। 1992 में जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी स्थिति आई कि 1989, 90 और 91 3 ऐसे वर्ष हो गए जब जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल झंडा नहीं फहरा पा रहा था, तब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने यात्रा निकाली, और जिसके संयोजक युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और 1990 की यात्रा जो अडवाणी जी के नेतृत्व में निकली थी, और उसने भारत के इतिहास की पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी चेंज हो गई, भारत में सांस्कृतिक सामाजिक जागरण भी आ गया, और जिस उद्देश्य के लिए था पूरा समाज उस उद्देश्य के साथ जिसका हम समर्थन करने खड़े हुए तो पूरा आ गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदि यात्राओं की बात है, ये कहना कि किसने किससे सीखा है, तो वास्तविकता में सीखने की स्थिति तो देखा जाए तो हाल के वर्षों में जितनी भी यात्राएं रही हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किया और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर किया, और जिस मुद्दे को लेकर हमने यात्रा की है उस मुद्दे ने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया है। हाँ, इनकी यात्राएं हैं जहां तक देखिए जो अपने उद्देश्य से थोड़े भटके हुए थे, परंतु मैंने जो पहले भी कहा अंजना जी, ये यात्रा भाजपा के लिए थी नहीं, ये तो सहयोगी दलों को हैसियत दिखाने के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आके अपने मसल फ्लेक्स करने लगे थे, जिसमें ममता जी थी, नीतीश कुमार जी थे, केजरीवाल जी थे, शरद पवार जी थे, हाँ भाई हम भी राष्ट्रीय नेता हैं। तो कांग्रेस ने यात्रा निकाल के दिखा दिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम तो हैं जनाब, आप हो कहां। तो एक प्रकार से उन्होंने उनकी हैसियत दिखाई, तो जो क्षेत्रीय दल है वो भी कह रहे हैं चलो भाई हम भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, क्षेत्रीय दलों को समझाने या यूं कहे डराने के लिए यात्रा थी। अब इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है,
प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी से? एक बार केसी त्यागी जी बोल ले, सबको एक एक बार शुरुआती बोल ले, फिर आ रही हो आपके पास केसी त्यागी जी। और आपका तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है जेपी से लेकर आज तक। अब सवाल आपसे सीधा करूंगी इधर उधर कहे बिना, जो वो कह रहे हैं सुधांशु जी, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या प्रतिस्पर्धा की नौबत आ गई है क्योंकि कांग्रेस को ही दरकिनार करके एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस ये क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी जगह बनाई है भारतीय राजनीति में? क्या इसीलिए आप यानी जेडीयू भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर रहे हैं और कांग्रेस समाधान यात्रा यानी नीतीश बाबू की यात्रा से किनारा कर रही है? अंजना जी, हमने तो सबसे पहले हमारी जो यात्रा थी वो 2005 में हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी के साथ थी, जब बिहार में कोई सरकार नहीं बन पाई थी। बहुमत रहते हुए भी जो वहां के उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे बूटा सिंह जी, उन्होंने विधानसभा भंग कर दी थी। हम राष्ट्रपति के यहाँ अभिवादन लेकर के आए थे, आवेदन लेकर के आए थे। तो यात्राओं का एक लंबा इतिहास है। मैं थोड़ा सा मैं बताऊं कि इतिहास की कई ये दर्शकों के लिए भी जरूरी है और मेरे आपके लिए भी। दुनिया की पहली यात्रा जो है वो पैगंबर ने की है, मक्का से मदीना। दूसरी यात्रा हिंदू धर्म पर जब संकट था, शंकराचार्य जी ने की थी, कन्याकुमारी से ही। तीसरी यात्रा माओ से तुंग की है, जिसे लॉन्ग मार्च कहते हैं। चौथी गांधी जी की है, जो दांडी मार्च है। तो सुधांशु जी 3 यात्राओं का जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा है, वो किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं थी। फिर वाईएसआर की हुई पूना से नागपुर, शरद पवार जी ने की। और जिस रथ यात्रा का जिक्र मेरे मित्र कर रहे हैं वो अकेली या पदयात्रा है, जिसमें हिंसा भी हुई, जिसमें वायलेंस हुआ। जहां जहां भी अडवाणी जी गए 1990 में कोई शहर नहीं था जहां पे कर्फ्यू न लगा हो। उस समय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और जनता पार्टी का राज था। लिहाजा इन जो वैचारिक तौर पर पदयात्राएं हैं उनमें से मैंने कुछ का जिक्र किया। कांग्रेस की पदयात्रा से ना हमारा कोई प्रतिस्पर्धा है, ना हमारा कोई विद्वेष है। हम कई अवसरों पे पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी जो राष्ट्रीय विकल्प बनना है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कांग्रेस पार्टी की भी एक महती भूमिका है। और ये विपक्ष की एकता के लिए यात्रा नहीं है, ये आलोक शर्मा जी भी क्लियर कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी। राहुल गांधी जी का जो मैंने वक्तव्य पढ़ा है कि जनता के मन में डर है, इसीलिए उस डर को दूर करने के लिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। नीतीश जी की जो वर्तमान यात्रा है वो समाधान यात्रा है कि क्या पिछले 18 वर्षों में मेरे द्वारा जो या मेरी सरकारों के द्वारा, जिसमें सुधांशु जी की पार्टी भी शामिल रही है और अब कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, क्या जनता की इच्छा और अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं कि नहीं है। जो नीतियां हैं जनता के द्वारा उसका आंकलन किया जाना है, ये जन जागरण भी है। हाँ, बिहार की पदयात्रा के बाद नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय होंगे। क्षेत्रीय दलों से भी हमारे रिश्ते रहे, चूंकि कोई 2-4 महीने की तो हमारी पार्टी है नहीं। आज पार्टी छोटी हो सकती है, इस पार्टी ने 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। मुरारजी भाई इसके रहे हैं, चरण सिंह जी इसके रहे हैं, चंद्रशेखर इसके रहे हैं, वीपी सिंह इसके रहे हैं, देवा गौड़ा इसके रहे हैं, गुजराल साहब इसके रहे हैं। तो ये कोई मोहल्ले की पार्टी भी नहीं है और इसकी लंबी विरासत है। आजादी की लड़ाई में गांधी, जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो समाजवादियों का था। चाहे आचार्य नैनदेव थे, डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि विपक्ष की जब तक संपूर्ण एक, उसी का एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैडम बताइए ना क्या आपका कैटेगरिकल सवाल है? मेरा कैटेगरिकल सवाल यह है सर कि आप क्यों परहेज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से और वो क्यों परहेज कर रहे हैं समाधान यात्रा से, जबकि सरकार एक, यात्राएं अनेक, क्यों एक ही राज्य में? राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि विपक्ष की एकता करने के लिए ये यात्रा नहीं है। जनता के मन में जो भय बैठा हुआ है सरकार की वर्तमान नीतियों से, उसको लेकर के वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। हमारा जो यात्रा है बिहार की, ये पहली नहीं है, 13वीं यात्रा है।
अब आप कहेंगे 13 यात्राओं में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं जो सवाल आप पूछना चाहती हैं, इन यात्राओं के बाद विपक्ष की एकता के भी प्रोग्राम होंगे, आपको भी जानकारी मिलेगी। आपके साथ में भी कहीं ना कहीं, जैसे पिछली बार आपने बुलाया था कर्तव्य या कौन से मार्ग पर, हाँ। मैं भी आपके साथ हाजिर हूंगा। वर्तमान में सब दलों की अपनी अलग अलग यात्राएं हो सकती हैं। ठीक है। हाँ, विपक्ष को एकत्रित करना राहुल गांधी जी का भी मिशन है और हमारा भी मिशन है। और जब तक क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल इकट्ठे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी को पराजित करना चुनाव में आसान नहीं होगा। ठीक है आशुतोष जी, अब आपसे एक जवाब, आखिर क्यों अखिलेश यादव की नारा, यात्रा ही तो है, एक मंच पर अगर खड़े होकर हाथ एक दूसरे का ऊपर उठा सकते हैं, तो एक यात्रा में कुछ कदम साथ चलने से परहेज क्यों राहुल गांधी के साथ? जी अंजना, देखिए 130 करोड़ की जनता में 2558 पार्टियां इस देश में रहती हैं, जिसमें 9 नेशनल पार्टीज, 54 राज्य स्टेट पार्टीज और लगभग 2700 से ऊपर अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती हैं तो उनकी विचारधाराएं भी अलग होती हैं। कुछ सेंटर हैं, कुछ सेंटर टू लेफ्ट हैं, कुछ सेंटर टू राइट हैं, कुछ लेफ्ट हैं, कुछ राइट हैं। तो विचारधाराएं अलग हैं। 130 करोड़ के लोगों की अलग अलग तरीके के रहने के तरीके हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य सरकारें हैं। तो उसमें एक चीज कैसे हो सकती है? और एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी यात्रा करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग करे, चाहे कांग्रेस के लोग करे, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर अपने लोगों के बीच में एक यात्रा का नाम देके जाते तो एक सराहनीय कार्य है। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी हुई है। नेताजी ने सबसे पहले साइकिल यात्रा निकाली। सिफाई के एक दूर गांव से एक आदमी चल के इस बड़े प्रदेश का मुखिया बनता है, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाता है। ये साइकिल यात्रा है। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप हमारी साइकिल यात्रा में क्यों नहीं आए या हम रूट के नाराज हो गए हैं। उन्होंने न्योता भेजा ना सबको। आशुतोष जी, यहाँ पे मामला अलग है। न्योता भेजा ना राहुल जी ने सबको। एक लाइन तो आप सब बोलते हैं और सबसे ज्यादा आजकल नीतीश बाबू बोलते हैं केसी त्यागी जी की पार्टी के। विपक्ष को एकजुट होना होगा। अरे यात्रा में ही तो चलना है साहब। कौन सी अपनी पार्टी का विलय करना है? न्योता भेजा गया था ना। हाँ। न्योता एक उनके बड़े दिल की एक बड़ी चीज है। हम उसको सराहनीय, आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते। ठीक है, लेकिन हमारी देखिए समाजवादी पार्टी की जो यात्रा है, एक यूजन सभा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 9 अगस्त 2022 से 1 अगस्त क्रांति के समय से यात्रा, एक पद यात्रा चल रही है। हर जिले में उसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसके लोग हैं, उसके हमारे नेता वहां पे उसके साथ साथ जहां जहां आ रहे हैं उसके स्वागत कर रहे हैं और पूरा अपना क्षेत्र घुमा रहे हैं। अब बीच में हम किसी और पार्टी के साथ हम लोग नहीं खड़े हो सकते। हमारी भी अपनी पॉलिटिकल जगह है। अरे वर्मा जी, बहला रहे हैं आप। क्या बात है? आप बहला रहे हैं भाई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा करती है तो शिवसेना या फिर अपना दल या निषाद पार्टी उनकी यात्रा में जाती है क्या? अभी इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की थी उत्तर प्रदेश में, क्या संजय निषाद जी या अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ में खड़ी थी क्या? हो ही नहीं सकता है। हमारी पार्टी, हमारा कैडर, हमारे लोग, हमारी विचारधारा, हम अपने साथ में चल रहे हैं। जो हमारे साथ में आएगा अच्छा, जो नहीं आएगा वो भी अच्छा। इसमें क्या बात है? ठीक है अजय आलोक जी, अजय आलोक, सब पार्टियां, और जो कहा उन्होंने, सब पार्टियां अलग अलग अपने तरीके से जमीन बना रही हैं, और जब सत्ता विरोधी लहर आती है सब अपने अपनी सीटें जीतेंगी और उसके बाद तय होगा अगर ऐसी नौबत आती है तो। बिल्कुल सही बात, ये विचार से बिल्कुल मैं सहमत हूं जो सब कह रहे हैं कि सबकी अपनी राजनीतिक यात्रा है, अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने आप को मजबूत करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। त्यागी जी को मैं पहले बता दूं कि नीतीश जी की 13वीं यात्रा नहीं है, यह नीतीश जी की भी 14वीं यात्रा है। पहली बात, 14 यात्रा में से सिर्फ 2 यात्रा लालू यादव के साथ निकली है, कांग्रेस के साथ निकली है, 12 यात्रा इन लोग के खिलाफ थी। नंबर 1, आपको बता दूं अंजना जी कि ये जनता दल यू की यात्रा नहीं है, नंबर 1 पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकारी यात्रा है, जिससे मुख्यमंत्री जी जनता से नहीं मिलेंगे, जनता से संवाद नहीं करेंगे, वो सिर्फ अधिकारियों से मिलेंगे, समीक्षा करेंगे। तो जनता से मिलने का ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जनता से संवाद का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अकेले अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारियों को बुला सकते थे, आराम से अपने यहां जिलावार समीक्षा कर सकते थे, एक दिन में 5-5 जिलों की। वो थोड़ा, बिहार बहुत डेवलप स्टेट हो गया है ना, बिहार में कोई समस्या रही नहीं है, कोई काम तो है नहीं, तो घूम के खुद मुख्यमंत्री जाके अधिकारियों के साथ समीक्षा करके आ जाएंगे। अच्छी बात है, इस तरह से यात्रा कीजिए, नाम दिया समाधान यात्रा।
समाधान यात्रा के बाद फिर भारत यात्रा। तो यात्रा ही करते रहिए, जनता से तो मिलना है नहीं, जनता किस मुसीबत में किस परेशानी में वो देखना है नहीं। तो ये सब फालतू की बातें हैं। राजनीतिक यात्रा जहां तक बात है, नीतीश जी आजकल कॉन्ट्रोडिक्शंस में जी रहे हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कहा राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगले दिन कहते हैं वो कांग्रेस क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं हो, लोग अपना जो करना है करें। आज भी वही बोल दिया। तो बात यह है कि आपको क्या करना है आपको पता नहीं है। कभी आप विपक्षी एकता कहते हैं, और नीतीश जी खुद इतने परिपक्व नेता हो चुके हैं। और बताइए, विपक्ष को संधि विच्छेद जरा कीजिए जरा। विपक्ष, पक्षी, विपक्षी, पक्षियों में कभी आज तक एकता हुई है? नीतीश जी खुद इसके नोन है कि पक्षियों में एकता नहीं होती है। कहां से एकता हो जाएगी भाई? सबको तो प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, तो उनके लिए तो एक शेर आता है मुझे याद कि खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा मैं, वरना खुददार मुसाफिर हूं चला जाऊंगा। लेकिन इसमें खुददार हटा दीजिएगा, खुददार नहीं है वो। हर की दबी जबान में अंदर से इच्छा है प्रधानमंत्री की कि इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जैसा कोई लड्डू फूटे, एक बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। अब तो मुझे चंद्रशेखर जी का आज तक वो बात याद है, उनकी किताब में लिखा हुआ है। पूरा कर लीजिए। हाँ, चंद्रशेखर जी, त्यागी जी को पता होगा, त्यागी जी को पता होगा, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बन गए थे तो उन्होंने पहली बार फोन किया था, त्यागी जी उसी जगह पे थे। मुझे त्यागी जी ने भी ये स्टोरी बताई है, और हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय डीपी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बताई थी कि चंद्रशेखर जी ने फोन करके बताया अब बन गई लीना, बन गई लीना, अब तो झंडा झुरकी। मैं मजाक उनका नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कभी मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, सीधे प्रधानमंत्री बने 4 ही महीने के लिए। तो ये दबी एम्बिशंस किसको नहीं होती हैं, और होना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है, ह्यूमन है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी में नहीं है। और ये जदयू की, जनता दल यू की यात्रा नहीं है, ये सरकारी यात्रा है, विशुद्ध सरकारी यात्रा है। ऐसा हो गया क्या कि त्यागी जी कि अब नीतीश बाबू को लगा कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे हो जाएंगे, एक यात्रा निकालनी जरूरी है, मैं इस रेस में पीछे न छूट जाऊं, वरना अधिकारियों को तो अपने घर पे भी बुलाकर मिल सकते थे। जनता से जब मिलना ही नहीं है तो काहे का समाधान यात्रा? अंजना जी, जी, अगर वो अधिकारियों को एक बात ऐड कर दूं, सरकारी आवास पर या बोल लीजिए, त्यागी जी बोल लीजिए। मैं एक बात ऐड कर देता हूं, फिर त्यागी जी बोल देंगे। एक बात ऐड कर रहा हूं बस, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 2 दिन पहले ज्ञान भवन पटना में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया था, जो कि विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम था। आलोक जी, आपका एक भी मंत्री, आरजेडी का एक भी मंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में नहीं आए थे। सच्चाई इस सरकार की यही है कि नीतीश कुमार का आप लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए, अब त्यागी जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी का लंबा राजनीतिक जीवन जनता दल यू के साथ गुजरा है। पिछले काफी समय से वो हम लोगों से अलग हैं और वो बहुत ज्यादा बिटर हैं। हालांकि मैं इतना बिटर सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए नहीं हूं। इनका तलाक ताजा है और इद्दत की म्याद भी अभी इनकी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा इनकी कटुता को मैं प्रेम और स्नेह के साथ लेता हूं। नीतीश कुमार जी हर जिला हेडक्वार्टर पे जाकर के जो सरकार की नीतियां हैं, मैं पार्टी की भी नहीं कहता हूं, उन नीतियों का आंकलन करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे कि अमुक अमुक योजना। और ऐसा नहीं है आलोक जी, आप भी इसी चैनल पर बैठ करके और इन्हीं अंजना ओम कश्यप जी के साथ बिहार की सरकार का बखान भी करते थे कि कैसे घर घर जल योजना लागू हो गई है, देश का पहला प्रांत है। इसी चैनल पर बैठकर आप कहा करते थे कि प्रदेश की लाखों लड़कियां साइकिल पर जा रही हैं, जो साइकिल बिहार सरकार ने दी है। आप ही इसी चैनल पर बैठ करके लंबी लंबी फहरिस्त पढ़ा करते थे कि इतने किलोमीटर सड़क बन गई है, इतने बांध बन गए हैं। मुझे आपके वो लम्हे भी याद हैं। लिहाजा जितना भी काम सरकार ने किया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में जो कमियां खामियां रह गई हैं, जो चीज पूरी होनी है, उसको लेकर के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वह नीतीश कुमार अलोन, सारे देश के मुख्यमंत्रियों को जनता के पास जाकर के पूछना चाहिए कि समाधान में कहाँ दिक्कत हुई है। इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे, अधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। ये काम तो वैसे भी मुख्यमंत्री का है, इसको यात्रा का नाम क्यों दिया गया है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में पीछे न छूट जाए, एक यात्रा उनकी भी कहलाए।
सर जनता से कहाँ मिल रहा है, आप बताइए। प्रधानमंत्री का कॉपीराइट क्या किसी खास आदमी के पास है? नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छाएं रखना कौन बुरी बात है? आप इसको गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? 17.5 साल का, सुन लीजिए आप प्लीज, 17.5 साल का उस आदमी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। एक नए पैसे का इल्जाम उसके खिलाफ नहीं लगा है, परिवारवाद का नहीं लगा है, जातिवाद का नहीं लगा है। अगर साधारण मामूली परिवार में पैदा होकर के वो या उसके सहयोगी ये इच्छा रखते हैं कि हमारा नेता बड़े पद पर जाए, क्या दिक्कत है किसी को भी? क्या दिक्कत है? कुछ खास लोगों की ये मोनोपोली है कि वही लोग उन पदों पर रहेंगे? मोनोपोली है क्या ये किसी और की? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, खत्म कर लीजिए। त्यागी जी और सुधांशु जी को दिखा दीजिए। त्यागी जी खत्म कर लें सर 2 लाइन में, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए त्यागी जी, आपका सब सम्मान करते हैं। लिहाजा ना तो जनता दल यू ने प्रस्ताव, नहीं धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो जनता दल यू ने ऐलान किया है, ना नीतीश कुमार जी ने कहा है, और हम तो कैटेगरिकली मना कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, ये हम घोषणा करना चाहते हैं। अब बताइए इसमें से क्या समझे और क्या नहीं समझे सुधांशु जी, और मोनोपोली है क्या इस कुर्सी पर? वो भी सपना देख रहे हैं, और क्यों नहीं, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा उनका नेता पीएम बने। देखिए, इसमें हम ये बात कह रहे हैं कोई चीज खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए क्या है कि हर नेता के मन में एक ख्वाब है कि एक मजबूर सरकार, एक बेबस सरकार बने। सब अपना अपना ख्वाब लेके चल रहे हैं, और उसके बाद किसी के भाग्य से छीका फूट जाए, ये अरमान लेकर जो लोग चल रहे हैं, उस यात्रा में समाधान नहीं, आपसी घमासान की संभावना अधिक है। यह पूरे के पूरे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और देश के प्रबुद्ध नागरिक समझते हैं। उसका मैं आधार बताता हूं। विगत 12-13 वर्षों से, 1.5 दशक से, देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा एक ट्रेंड होता है। पहले 30-40 साल आजादी के बाद ट्रेंड रहा क्लियर मेजॉरिटी का। 77 के बाद से करीब 25-30 वर्ष ट्रेंड ये रहा कि गठबंधन सरकारें बनती रही। परंतु आप याद करिए, त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2010 का बिहार का चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें इतना मैसिव मैंडेट मिला कि जो अकल्पनीय था। हम और ये साथ साथ थे, 240 में से 200 से अधिक सीटें हम लोग जीत के आए थे। अब देखिए पिछले 15 वर्षों से, 2007 में जब से बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसके ऑनवर्ड्स आप देखिए हर जगह जनता स्पष्ट जनादेश दे रही है। अब किसी, चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, दिल्ली में, हिमाचल में हमारे विपक्ष में आया और स्पष्ट जनादेश दिया है। कुछ जगहों पे बॉर्डर लाइन केस जरूर रह गया, परंतु यह स्पष्ट दर्शाता है कि अब जनता वो मजबूर बेबस सरकारों की वह साजे की हंडिया को चौराहे पर फूटने का इंतजार नहीं करना चाहती है, इसलिए वो क्लियर कट मैंडेट दे रही है। इसलिए मैं सिर्फ इन यात्राओं पर सभी को शुभकामना देते हुए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि इन यात्राओं का जो मंतव्य है वो ये है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो राहुल गांधी जी की यात्रा हो या अन्य विपक्षी दलों की यात्रा हो, मुझे लगता है यह उक्ति उन पर चरितार्थ होती। आलोक जी यहां से अब आप कड़ियों को निकालिए और आगे ले जाइए। क्या देखिए, आप लोग लाख इनकार कीजिए, लेकिन 24 की बिसात बिछाने के लिए तो ये किया जा रहा है ना आलोक जी। और अगर वहां पर बिहार में कांग्रेस एक स्पेशल एडिशन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, ऐसे वक्त पर जब वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो सबकी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं। और नीतीश बाबू के मन में क्या है, केसी त्यागी जी ने लगभग इधर उधर करके बता ही दिया। देखिए अंजना जी, 2 शब्द आए, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा। मैं समझता हूं दोनों ही पॉजिटिव वे में अगर हो तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। किसी की भी महत्वाकांक्षा हो, क्या बुराई है उसमें? और अगर हेल्दी प्रतिस्पर्धा है कि अगर यात्रा निकालने से दिल जीते जाते हैं और यात्रा निकालने से अगर देश जुड़ता है, यात्रा निकालने से द्वेष और द्वंद्व कम होता है, तो सभी को करनी चाहिए। उसमें प्रतिस्पर्धा में भी कहां आपत्ति है? मुझे लगता है कि आज आपत्ति केवल भाजपा को है और भाजपा के अनुषांगिक संगठनों को है, जो भाजपा के लिए रोज बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है उनको भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब गए थे एयर इंडिया के हवाई जहाज में, एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ के। दूसरी यात्रा इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, और रथ पे तो रावण ही चला था।
खैर उसने भी द्वेष फैलाया था और आज भी भाजपा उसी ट्रैक पर है, क्योंकि इनका मूल मंत्र ही द्वेष है। और देश में अगर द्वेष कम होता हो, भारत जुड़ता हो, भारत के लोग जुड़ते हो, भारत का समाज जुड़ता हो, कोई भी यात्रा करे, हम तो कह रहे हैं बीजेपी भी आए। और आरएसएस ने जिस तरह से खुलकर समर्थन दिया है, अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि हम उत्तर भारत की बात नहीं करेंगे। अरे उत्तर भारत में कौन बचा है जिसने इस यात्रा का समर्थन नहीं किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर, सब बीएसपी से लेकर, सपा से लेकर, जेडीयू से लेकर, क्या तमाम लोगों ने समर्थन नहीं दिया है? और कल तो आरएसएस ने खुलकर दिया है। मैं आपको केवल एक फोटो दिखाना चाहता हूं सुधांशु भाई, उत्तर प्रदेश का है, ये कल का है। जिस तरह से बसपा के लोग, बसपा के तमाम लोग जो हैं वो यात्रा में भोजन बांट रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, और बसपा के लोग तमाम जो हैं वो यात्रियों को भोजन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव जेस्चर में होना चाहिए। बसपा को भी समझ आ गया है कि किस तरह से बीजेपी ने उनको तहस नहस किया है, पूरी तरह से समाप्त किया है। और कटुता, द्वेष, द्वंद्व, ये तो डॉक्टर अजय आलोक के ऊपर हमें प्रभाव नजर आ रहा है कि जब से वो जेडीयू से दूर हुए किस तरह से कटुता उनके अंदर आ गई है। अब हम ममता बनर्जी, आज आप कटुता द्वेष दिखा सकते हैं, लेकिन वो यूपीए में भी रही, एनडीए में भी रही। आप कटुता और द्वेष नेशनल कॉन्फ्रेंस से, स्वतंत्रता के बाद तमाम परिवार को आपने गालियां दी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे दोनों आपके मंत्रिमंडल में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने तमाम गालियां दी, उसके बाद पीडीपी को, ये बाप और बेटी और लूट खाया और 3 परिवार, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। और फिर जब उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो आपने सरकार नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 8-10 महीने तक आप सरकार चलाते रहे। तो मैं पूरे भारत की बात इस संदर्भ में कर रहा था। उत्तर भारत हो, चाहे हिंदी बेल्ट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, इस यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस यात्रा का जो मूल मंत्र है वो बेहतर है। अब आते हैं मजबूत और मजबूर सरकार पर। अगर कोई सबसे अल्पमत की सरकार रही तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही। क्या उसने जो फैसले लेकिन आर्थिक आधार पर लिए, मोदी साहब तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसको आप कहें कि साहब वो अल्पमत में थी इसलिए फैसले नहीं ले पाई। ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो आधार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने रखा, कोई भी मजबूत सरकार उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। अब डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे थे पक्षी और विपक्षी, तो पक्षी तो एक रहेंगे। हम तो पूछ रहे 2 दर्जन से ज्यादा पक्षी इकट्ठे हुए थे इस एनडीए के अंदर, आज कितने पक्षी बचे हैं जरा गिन के बताइएगा। बड़े बड़े पक्षी उड़ गए और विपक्ष आज भी एक है। विपक्ष तमाम मुद्दों पर आज भी एक है। चाइना का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, चुनाव में चलती है। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब। पक्षी जो आप निकाल रहे थे उन्होंने टिप्पणी, मेरी कटुता पे सबको लग रहा है बहुत कटु हो गए जब से जेडीयू से हटे हैं, कटुता से बात करते हैं आप, बिटरनेस आ गया है। हाँ, वही कड़वी दवा देते देते डॉक्टर साहब भी कड़वे हो गए। मेरे में मैं कोई कड़वी दवा नहीं दे रहा हूं, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। और जेडीयू से मुझे मैं क्यों हटा, त्यागी जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। और जहां तक रही आलोक भाई की बात, तो मैं हमेशा कांग्रेस का आईना दिखाता हूं कि 125 साल पुरानी पार्टी इस देश की आज किन किन हालात में गुजर रही है। केरल से शुरू करिए, अभी यहां तक में क्या क्या चीज हुई हम लोग इतने बार आपके डिबेट पे डिस्कस कर चुके हो। पादरी की बात करूं, हिंदू धर्म पे बात करूं, राम लक्ष्मण पे बात करूं, किसकी बात करूं। तो अगर ये सब बात दिखाना अगर कटुता है तो कटुता है, और ये रहेगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो। मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है, मैं चाहता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में कांग्रेस मजबूत रहे। जहां तक कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की बात, तो मैंने आज वही बोला है जो सच्चाई है, आज वही बोला जो सच्चाई है। बिहार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिहार समृद्ध राज्य हो गया है। विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांग रहे हैं भाई? 350 करोड़ का जेट खरीद रहे घूमने के लिए, घूमिए। ये बात है ना, अगर कटुता है तो मैं कटु हूं। ठीक, सुधांशु जी मैं आ रही हूं अब, इसके बाद आशुतोष जी। सुधांशु जी, विपक्ष में लेकिन एक सक्रियता दिख रही है अपने अपने राज्यों में। राहुल गांधी का एक भारत जोड़ो यात्रा अक्रॉस स्टेट्स, एक सक्रियता दिख रही है। क्या एक चुनौती नहीं है जिसकी वजह से शायद आप लोगों में भी एक कम से कम काउंटर स्ट्रैटेजी तो बना ही रहे होंगे? अंजना जी, जो आपके डिबेट में भी जो उभर के सामने आ रहा है वो सक्रियता किसके लिए है? सक्रियता विपक्ष के नेतृत्व में अपनी हैसियत बनाने के लिए और अपना अपना हिस्सा पाने के लिए है। तो इसके लिए जो मैंने आपसे पुनः कहा
इसका भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से तो कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। केवल यह है कि कौन अपने को किसके ऊपर दिखाने में सफल हो जाए, और उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी, काउंटर स्ट्रेटजी चलती है, और इसके वो स्वतंत्र हैं। कोई भी यात्रा निकालें और फिर राहुल गांधी जी ये दिखाएं कि भाई ममता जी भी देख लें, नीतीश कुमार जी भी देख लें, केजरीवाल भी देख लें कि भाई अभी आप नए नवेले अजब अलवेले बन के आ गए कि राष्ट्रीय दल है, भाई तुम हो कहां, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो उन्होंने अपना किया है, स्ट्रेटजी उनकी यह है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। पर देखिए आलोक जी के मुंह से अभी क्या निकला, पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार, बिल्कुल मानता हूं। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत कठिन दौर में देश के लिए बहुत शानदार काम किए, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। और सिर्फ अल्पमत नहीं था आलोक जी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, उसमें से निकाला। मंडल और मंदिर का दौर था, पंजाब का आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर का शुरू हो गया था। और इन सब के बाद आपको बात बताएं, मगर शायद इसीलिए आपने उनके प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके शव को एआईसीसी में नहीं आने दिया। और चुनौती से कहता हूं, पिछले 25 साल में कांग्रेस का एक कार्यक्रम दिखाइए जहां श्री पीवी नरसिम्हा राव की कभी फोटो हो। अंजना जी, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बता देना चाहता हूं। 2002 में मैं वॉशिंगटन में नरसिम्हा राव जी से मिला था और मैंने उनसे प्रशंसा भी की। तो जानते क्या बोले? उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई अटल जी मुझसे मजबूत बड़े नेता हैं। तो मैंने कहा उनके पास तो 182 सांसद हैं, आपके पास तो 235 थे। तो जानते नरसिम्हा राव जी क्या बोले? अरे उनको तो पूरा देश नेता मानता है, मेरे को तो मेरी पार्टी में कोई नेता मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने सरकार कैसे चलाई है तो मैं जान सकता हूं। तो साहब, आप जो कहते हैं, अगर वो कर भी दिया होता तो लगता कि आप ईमानदारी से अपने पूर्ववर्ती नेताओं का, जो गांधी परिवार के अलावा और किसी भी परिवार से थे, तो उनका भी सम्मान करते दिख गया होता। तो एकता तो अपने अंदर नहीं है, बाहर की तो बात छोड़ी। ठीक है, छोटा सा आलोक जी, छोटा सा जवाब। मुझे नीतीश कुमार जी से बातचीत, छोटा सा उत्तर दे दूंगा। देखिए, मुझे लगता है नरसिम्हा राव जी की बड़ाई करने के लिए सुधांशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उनको रिफॉर्म्स के नाम पर जाना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के मजबूत नेता थे। और उनके वित्त मंत्री जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। अगर हमारे यहाँ कटुता होती तो ऐसा नहीं होता। और कांग्रेस के सांसदों ने ही अपना लीडर बनाया था, भाजपा के ने नहीं बनाया था। खैर, अब बात, आप कांग्रेस करते हैं। अरे भाई, आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आपके साथ इतनी मजबूत सरकार, इतना मजबूत तथाकथित नेता आपके पास है, चीन का नाम लेने से डरते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, और सारे दल छोड़कर चले गए। अकाली दल, शिवसेना जैसी पार्टियां जो 30-30 साल से आपके नाम पर राष्ट्रवाद के, कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर आपके साथ जुड़े रहे, जब वास्तविकता पता चली तो सब छोड़कर भाग गए आपको। क्या ये सच्चाई नहीं था? किसी को हिंदुत्व के नाम पर, किसी को कुछ। बसपा के साथ सरकार आपने चलाई, सपा के साथ आपने चलाई, ममता जी के साथ आप चले, अकाली, शिवसेना, सबके साथ तो आप चले। आज आपके साथ कोई नहीं। कारण क्या है? आप दगाबाज हैं। आप केवल और केवल उन लोगों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके आगे चले। सुधांशु जी, एक लाइन का जवाब, एक लाइन। कोई दल ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं जिसको देखिए ना, त्यागी जी जैसी, त्यागी जी लगा नहीं जिसको। टाइम खत्म हो गया है सर। त्यागी जी एक लाइन, उसके बाद से सुधांशु जी एक लाइन का जवाब। त्यागी जी एक लाइन। त्यागी जी एक लाइन। अंजना जी, मैं अपने मित्र अजय आलोक जी को बताना चाहता हूं और पैनल को भी, कि नीतीश कुमार ने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे टिकट पे चले, आरसीपी सिंह के टिकट पे चले। उन्होंने कभी स्टेट प्लेन से दिल्ली की या किसी राज्य की यात्रा नहीं की। मैं बहुत दावे के साथ। ठीक है, सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन सर। जितने दलों का नाम लिया हमने, बड़ी पार्टी होके छोटे दलों का मुख्यमंत्री बनाया, स्वयं नहीं बनाया, उनको आगे बढ़ाया। परंतु जिसने हमें छोड़ा, उसके बाद वो कहां है वो दल, ये आलोक जी से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ